अपना खाना बिल्कुल भी नहीं बना सकता। ये या तो किसी के साथ एसोसिएट हो जाएगा, मतलब किसी से रिलेशन बना लेगा, उसके साथ मिल जाएगा, बदले में उसके लिए हेल्प करेगा, उसको हेल्प करेगा और बदले में उससे अपना खाना ले लेगा, क्योंकि ये अपना खाना बिल्कुल भी नहीं बना सकता है। बेटा ये हाइफे थिन होते हैं, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। हाइफे प्रेजेंट होते हैं, हाइफे जब कई सारे हाइफे बनते हैं तो माइसिलियम होता है, ये फंगस के पास प्रेजेंट होता है। एंडोजीनस स्पोर होते हैं ना, पूरी बुक में जो भी स्पोर्स ए से स्टार्ट होगा या फिर जेड से स्टार्ट होगा वो एंडोजीनस स्पोर्स ही होंगे। जैसे कि माइकोबायोम कंपोनेंट इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो फंगस होता है ना, फंगस की स्टडी को माइकोलॉजी बोला जाता है, इसलिए फंगल कंपोनेंट को माइकोबायोम कंपोनेंट बोला जाता है, ठीक है बेटा। सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो बेटा मैंने आपको प्रीवियस क्लास में होमवर्क दिया था। पहले तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे उस होमवर्क के बारे में ही बता दें कि आपने होमवर्क किया है या नहीं। होमवर्क था एनसीईआरटी रीडिंग क्लास के बाद, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस। ये होमवर्क आपने कर रखा है तो कमेंट सेक्शन में ऐसे वाला इमोजी सेंड कर देना, ओके। और अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो ठीक है बेटा, हम जैसा कि बायो ब्रिलियंट वाले चैनल पे ही सीरीज स्टार्ट कर रखी थी हमने बायोलॉजी की, जिसमें फर्स्ट चैप्टर कर चुके हैं, सेकंड चैप्टर पे हैं और इसके 4 लेक्चर हो चुके हैं। आज लास्ट लेक्चर है, मैं फंजाई लास्ट में करा रही हूँ। इसके जो लास्ट वाला पार्ट था वो पहले करा दिया है मैंने 4th लेक्चर में, ठीक है बेटा। अगर आपने नहीं देख रखा है लेक्चर तो पहले के लेक्चर देख लो, उसके बाद यहाँ आना। ऐसे नहीं कि कोई सा भी लेक्चर स्टार्ट कर दो, फिर ऐसे आपको कुछ समझ नहीं आता। स्टार्टिंग से देखते रहोगे ना तो समझ आ जाएगा। ज़्यादा बड़े लेक्चर नहीं है, 10-15 मिनट के ही लेक्चर देती हूँ ऐसे में ज़्यादातर, ठीक है। तो फिर अब हम स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, आज मैं कराऊंगी फंजाई। मैम फंजाई क्या होता है बेटा? तो ये क्या होता है, हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, शो डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट, यूजुअली मल्टीसेलुलर एंड फिलामेंटस। जो यूजुअली ये मल्टीसेलुलर होते हैं, फिलामेंटस होते हैं, एक्सेप्ट ईस्ट, ईस्ट एक्सेप्शन है, ठीक है बेटा। ये सेप्रोफाइट होता है, पैरासाइट होते हैं। सेप्रोफाइट वो होता है जो सड़े गले मैटर्स पे ग्रो करता है, पैरासाइट वो होता है जो बीमारी कॉज करता है। अब ये सेप्रोफाइट मोस्टली होते हैं, पैरासाइट कुछ होते हैं। सिम्बायोटिक, सिम्बायोटिक वो होता है जो ये किसी के साथ रिलेशन बना लेता है, अपना संबंध बना लेता है ताकि उसकी भी हेल्प करे एंड उससे बदले में अपना खाना ले सके। तो बेटा देखो, जब फंगस एल्गी के साथ एसोसिएट होता है तो वो लाइकेन बनता है। जब फंगस हायर प्लांट्स के रूट के साथ एसोसिएट करता है तो वो माइकोराइजा होता है। तो बेटा इसका बेस्ट एग्जांपल है पाइनस। इस चैप्टर में शायद नहीं दिया है लेकिन एनसीईआरटी में है, तो आप घबराएं नहीं, आगे मिल जाएगा अगर यहाँ नहीं मिलेगा तो। अब ये क्या करता है, फंगस पाइनस के रूट के चारों तरफ ग्रो कर जाता है एंड उसको मिनरल्स एंड वाटर एब्जॉर्ब करके देता है। और अगर उसके चारों तरफ ग्रो कर रखा है तो इसका मतलब उसको प्रोटेक्शन भी दे रहा है, उसकी हेल्प हो रही है। मतलब अब ये उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, ऐसी डिसीज़ नहीं हो सकती है क्योंकि उसके चारों तरफ इसने ग्रो कर लिया, ठीक है बेटा। बेटा देखो, मैं आपको यहीं पे लाइकेन भी पढ़ा दूंगी क्योंकि लाइकेन फंजाई से बहुत ज़्यादा इसका रिश्ता है, ये मिलता जुलता है। इसको इस बुक में अलग से भी दे रखा है, एनसीईआरटी में इस चैप्टर में अलग से दे रखा है, बट हम यहीं से रिलेट करके पढ़ेंगे तो ज़्यादा जल्दी समझ आ जाएगा, इसलिए पढ़ा रही हूँ। तो आप कंफ्यूज मत हो, वो लाइकेन अलग से टॉपिक दिया हुआ है, मैं यहीं पर पढ़ा रही हूँ, ठीक है बेटा। देखो बेटा क्या होता है, यहाँ जो फंगल कंपोनेंट होता है ना, फंगल कंपोनेंट को माइकोबायोन्ट कंपोनेंट बोला जाता है। मैम ये माइकोबायोन्ट कंपोनेंट क्यों बोला जाता है? इसलिए बोला जाता है क्योंकि फंगस की स्टडी माइकोलॉजी होती है। अब जो माइकोलॉजी है, माइको रिलेटेड टू फंगस, ठीक है, तो इसलिए माइकोलॉजी की स्टडी, जो माइकोलॉजी होता है उसमें फंगस की स्टडी होती है। यहाँ पे फंगल कंपोनेंट को माइकोबायोन्ट कंपोनेंट बोला जाता है। तो यहाँ पे जो लाइकेन है ना, लाइकेन में फंगल कंपोनेंट को हमने माइको कंपोनेंट बोला है, और अगर वो प्लांट लाइक है जैसे कि एल्गी, एल्गी को हमने फाइको कंपोनेंट बोला है, ठीक है। फंगल कंपोनेंट को माइको कंपोनेंट बोला है एंड प्लांट लाइक कंपोनेंट जैसे एल्गी उसको फाइको कंपोनेंट बोला गया है, ओके। आई होप आपको इतना क्लियर होगा बेटा। अब ये जो लाइकेन होता है ना, ये ग्रो नॉन पॉल्यूटेड एरिया, ये बहुत साफ सुथरा है, ये नॉन पॉल्यूटेड एरिया में ही ग्रो करते हैं। क्यों करते हैं ऐसा? ये पॉल्यूटेड एरिया में ग्रो क्यों नहीं करते? इसलिए नहीं करते बेटा क्योंकि ये SO2 से बहुत ज़्यादा डरता है। SO2 से मतलब लाइकेन इज सेंसिटिव टू SO2, तो इस वजह से ये पॉल्यूटेड एरिया में ग्रो नहीं करता है, नॉन पॉल्यूटेड एरिया में ही ग्रो करता है, ओके बेटा। जैसा कि मैंने आपको बोला, शो डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। बेटा अलग अलग टाइप के फंगस दिख सकते हैं आप। मैम हाइफे क्या होता है? बेटा हाइफे थिन होता है, मतलब थिन स्ट्रक्चर होता है। अब ये थिन स्ट्रक्चर जैसे कि बाल होते हैं ना, बाल पतले पतले होते हैं, ये थिन ऐसे स्ट्रक्चर फंगस के पास प्रेजेंट होता है, उसको हाइफे बोला जाता है। कई सारे हाइफे मिलके माइसीलियम बना लेते हैं। ये करते क्या है, इसमें सरफेस एरिया बहुत होता है, तो ये एल्गी को सरफेस एरिया देते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे वो सरफेस एरिया होता है, तो लाइकेन वो पाइनस के रूट के चारों तरफ ग्रो करके उनको वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्ब करके देते हैं ना, तो ऐसे ही यहाँ पे
पे सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, तो ये एल्गी को सरफेस एरिया रहने के लिए जगह देते हैं और उनके लिए वाटर्स एंड मिनरल्स भी एब्जॉर्ब करके देते हैं एंड बदले में उनसे खाना ले लेते हैं। ठीक है बेटा। अब सिनोसिटिक कंडीशन वो होती है जो मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन होती है, इसमें कोई दीवार प्रेजेंट नहीं है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, एसेप्टेड होती है और ये सिर्फ और सिर्फ फाइकोमाइसिटीज में प्रेजेंट होती है और किसी में भी देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ ये फाइकोमाइसिटीज में ही मिलेगा देखने को। और इसमें दीवार प्रेजेंट होती है, दीवार लाइक, जैसे कि ये देखो बीच में दीवार आ गई, रोक के खड़ा हो गया, मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन नहीं होती, एक जगह पे एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ये सेप्टेट होता है, ये क्या होता है जब ये सिर्फ फाइकोमाइसिटीज में है तो ये बाकी सब में प्रेजेंट होगा। सिनोसिटिक कंडीशन सिर्फ और सिर्फ फाइकोमाइसिटीज में होती है, बाकी किसी में नहीं होती है, तो ये सेप्टेट होगा। एंड ए सिनोसिटिक कंडीशन होगा, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड नहीं होगा, ये होगा मल्टी न्यूक्लिएटेड। मतलब यहाँ पे दीवार जैसी स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं है तो सेप्टेट प्रेजेंट नहीं है, तो इसलिए इसको ए सेप्टेट बोला जाता है। यहाँ सेप्टेट प्रेजेंट है तो सेप्टेट बोला जाता है। एंड ये ब्रांच हाइफे होंगे, ये अनब्रांच होंगे, इसमें कोई ब्रांच नहीं है ना, इसमें देखो ब्रांच ऐसे निकली हुई है, तो ये ब्रांच हाइफे होंगे, ये अनब्रांच हाइफे होंगे। देखो बेटा अब आते हैं रिप्रोडक्शन पे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कई तरीके से हो सकता है, जैसे ईस्ट में बर्डिंग, उसकी ईस्ट में बर्डिंग, ऐसे ही कई तरीके से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें इसके 3 स्टेप है। पहले प्लाज्मोगैमी होगा, उसके बाद कैरियोगैमी, देन मियोसिस। मैम ये प्लाज्मोगैमी क्या है? देखो बेटा प्लाज्मोगैमी क्या होता है, जैसे 2 हाइफे हैं, ये जब आपस में आके मिलेंगे तो यहाँ पे अभी सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म फ्यूज़ होगा, न्यूक्लियस फ्यूज़ नहीं होगा। अभी सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म मिलेंगे आपस में, न्यूक्लियस नहीं मिलेंगे। तो जब साइटोप्लाज्म फ्यूज़ होता है तो उस कंडीशन को मतलब उसको बोला जाता है प्लाज्मोगैमी। और जब साइटोप्लाज्म हो गया आपस में फ्यूज़ तो अब न्यूक्लियस भी तो होगा ना, जब न्यूक्लियस फ्यूज़ होगा उसको बोला जाएगा कैरियोगैमी। तो इसमें पहले साइटोप्लाज्म फ्यूज़ होता है मतलब प्लाज्मोगैमी होता है, उसके बाद न्यूक्लियस फ्यूज़ होता है मतलब कैरियोगैमी होता है। ये हैप्लॉइड होते हैं दोनों न्यूक्लियस। अब जब ये जाके आपस में मिलेंगे तो ये डिप्लॉइड हो जाएगा ना। जब 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियस आपस में फ्यूज़ करेंगे तो जाइगोट फॉर्मेशन होगा और ये वाला जाइगोट डिप्लॉइड होगा, हैप्लॉइड नहीं होगा। क्योंकि देखो बेटा देखो कैरियोगैमी में क्या होता है, अभी तक प्लाज्मोगैमी में सिर्फ साइटोप्लाज्म फ्यूज़ हुआ था, अभी न्यूक्लियस दूर दूर ही पड़ा हुआ है। अब कैरियोगैमी में न्यूक्लियस भी आएगा, मिलेगा, आपस में फ्यूज़ होगा। ये जो न्यूक्लियस होते हैं अलग अलग, ये हैप्लॉइड होता है। ये 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियस आपस में आके फ्यूज़ करेंगे तो डिप्लॉइड हुआ ना। तो देखो जब 2 न्यूक्लियस आपस में फ्यूज़ हुआ तो जाइगोट फॉर्मेशन हुआ। अब ये जो जाइगोट फॉर्मेशन होगा ना ये डिप्लॉइड होगा, ठीक है, क्योंकि 2 हैप्लॉइड आके मिले थे तो डिप्लॉइड जाइगोट फॉर्मेशन होगा। अब क्योंकि डिप्लॉइड जाइगोट बना है तो अब इसको दोबारा से फंगस बनने के लिए मियोसिस करनी पड़ेगी। मियोसिस में हैप्लॉइड बन जाएंगे। जब मियोसिस होगा ना इसमें तो दोबारा से ये हैप्लॉइड बन जाएंगे। ये आपको मियोसिस माइटोसिस नेक्स्ट चैप्टर में समझ आ जाएगा, सेल साइकिल वाले चैप्टर में आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। तो जब दोबारा से न्यू फंगस बनना होगा तो इसमें मियोसिस होगी, तभी तो हैप्लॉइड फंगस बनेंगे। मियोसिस होगी तो ये अलग अलग होंगे, डिप्लॉइड से हैप्लॉइड कंडीशन में जाएगी, देन हैप्लॉइड फंगस बनेंगे। अब देखो बेटा कई फंगस में ऐसा भी होता है कि साइटोप्लाज्म तो फ्यूज़ कर गए बट बहुत टाइम तक न्यूक्लियस फ्यूज़ ही नहीं कर रहे हैं, वो अलग अलग ही पड़े हुए हैं। जब वो आपस में फ्यूज़ ही नहीं कर रहे तो उस कंडीशन को बोला जाता है डाइकैरियोन। उस स्टेज को डाइकैरियोन स्टेज बोला जाता है। मतलब 2 और कैरियोन मतलब न्यूक्लियस, क्योंकि मैंने बताया यहाँ पे साइटोप्लाज्म तो फ्यूज़ कर चुका होता है बट न्यूक्लियस अलग अलग ही पड़े हैं, ये फ्यूज़ ही नहीं कर रहे हैं बहुत टाइम तक। करते हैं लेकिन बहुत टाइम बाद करते हैं, तो जब तक नहीं करते हैं तो उस स्टेज को डाइकैरियोन स्टेज बोला जाता है। डाई मतलब 2, कैरियोन मतलब न्यूक्लियस। उसके बाद और ये स्टेज ज़्यादा देखने को नहीं मिलती है, ये सिर्फ एस्को एंड बेसिडियो में मिलेगा, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एस्कोमाइसिटीज़ एंड बेसिडियोमाइसिटीज़ में ही ये कंडीशन देखने को मिलती है। ओके बेटा देखो आई होप आपको इतना तो अब क्लियर हो चुका होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। अब हमने जो टेबल बना रखी है ना उसमें बुक में फाइकोमाइसिटीज़ एंड ABD जो हम पढ़ते हैं ये लाइन वाइज ही पढ़ेंगे। ये फाइकोमाइसिटीज़, एस्कोमाइसिटीज़, बेसिडियोमाइसिटीज़, ड्यूटेरोमाइसिटीज़, ये ऐसे ही लाइन वाइज पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है बेटा, हमने ये क्लासिफिकेशन किस बेस पे की, कुछ तो सोचा होगा, देखा होगा, तभी तो हमने ये क्लासीफाई किया ना अलग अलग। इसमें क्या होता है, ये क्लासिफिकेशन हमने की ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम। इसका मतलब ये है कि इसमें हमने हाइफे देखा कि हाइफे कैसा है। माइसीलियम मैंने आपको बताया था कई सारे हाइफे मिलके माइसीलियम बनाते हैं, तो हमने यहाँ पे हाइफे देखे
इसमें हाइफे कैसे प्रेजेंट होंगे इस बेस पे क्लासीफाई किया। एंड मोड ऑफ स्पोर्स फॉर्मेशन, मतलब स्पोर्स एक्सोजीनस है या एंडोजीनस है, ये अंदर स्पोर फॉर्मेशन हो रहा है या बाहर स्पोर फॉर्मेशन हो रहा है। एंड फ्रूटिंग बॉडी, फ्रूटिंग बॉडी मतलब जैसे एस्कोकार्प्स एंड बेसिडियोकार्प्स। ठीक है बेटा, इस बेसिस पे हमने क्लासिफिकेशन किया। अब मैं इसको रफ कर देती हूँ, जल्दी से वो टेबल बना देती हूँ जो एनसीईआरटी में गिवन है, उसके बाद मैं आपको समझाती हूँ। तो बेटा बन गई है टेबल। देखो थोड़ी सी जगह यहाँ कम पड़ी थी, तो ये 2 टॉपिक भी मैंने ये लिख दिया, ये इसके पार्ट नहीं है, ये अलग से दिए हुए हैं ये दोनों और ये, ठीक है, समझाने के लिए। तो आप ऐसा मत समझना कि ये भी इसका पार्ट है, यहाँ जगह नहीं है ना, ये वाइट बोर्ड है, इतना तो समझ सकते हो। तो बेटा बन गया है। देखो अगर वीडियो हेल्पफुल लग रही हो ना तो आप लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, इतनी बड़ी बात नहीं है, बार बार बोलना पड़ता है इस चीज़ के लिए, कर दो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो फाइकोमाइसिटीज़, एस्कोमाइसिटीज़, बेसिडियोमाइसिटीज़, डिटेरोमाइसिटीज़, ये ऐसे ही लाइन वाइज एज इट इज़ पढ़ेंगे। इसको ऐसे याद करोगे, फाइकोमाइसिटीज़ ABD, ABC पढ़ते हैं अभी तक, बट हम यहाँ ABD ट्रिक याद करेंगे। ठीक है, फाइकोमाइसिटीज़ ABD, फाइकोमाइसिटीज़, एस्कोमाइसिटीज़, बेसिडियोमाइसिटीज़, डिटेरोमाइसिटीज़। ठीक है, उसके बाद देखो जो फाइकोमाइसिटीज़ होता है ये ऑब्लिगेट होता है पैरासाइट्स ऑन प्लांट्स। देखो P से फाइको, P से पैरासाइट्स, P से प्लांट, प्लांट पे ये ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं फाइकोमाइसिटीज़। ठीक है, मतलब कि ये कंपलसरी होते हैं, ऑब्लिगेट मतलब कंपलसरी होते हैं। ठीक है बेटा, अब देखो मैंने 2 पॉइंट तो आपको पिछले ही स्लाइड में याद करवा दिया था। एक ये जो एसेप्टेड सिनोसिटिक है, ये सिर्फ फाइकोमाइसिटीज़ में पाया जाता है, बाकी किसी में नहीं, तो और किसी में नहीं पाया जाता, तो सब सेप्टेट होंगे और ब्रांच होंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद है। और मैंने आपको डाइकैरियोफेस बोला था, सिर्फ एस्को और बेसिडियो में मिलता है, बाकी किसी में नहीं। तो एस्को एंड बेसिडियो में डाइकैरियो स्टेज मिलता है, बाकी किसी में नहीं। तो ये 2 पॉइंट आपको याद हो गए। यहाँ ऑब्लिगेट पैरासाइट्स ऑन प्लांट, P से फाइकोमाइसिटीज़, P से पैरासाइट्स, P से प्लांट, तो आपको याद हो जाएगा। उसके बाद एस्कोमाइसिटीज़, एस्कोमाइसिटीज़ ये सैक होते हैं, एस्क को रीअरेंज करके सैक बनाए, सैक होते हैं, इनको बोला जाता है सैक फंजाई, जैसे कि सैक्रोमाइसिस। ठीक है, उसके बाद आता है बेसिडियोमाइसिटीज़। इसका बेस्ट जो एग्जांपल है ना वो मशरूम पफ बॉल है। ये पता है क्या करता है, इसमें रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन हो जाती है। मतलब अगर हम मशरूम को तोड़ के कहीं भी डाल देंगे, किसी भी जगह पे डाल देंगे, तो वहाँ तुरंत ग्रो हो जाएगा। तो इसमें फ्रेगमेंटेशन से ही रिप्रोडक्शन हो जाता है। उसके बाद आता है ड्यूटेरोमाइसिटीज़। इसमें जो मेन होते हैं ना ये डीकम्पोजर्स होते हैं। अब जो ड्यूटेरोमाइसिटीज़ होता है, ड्यूटेरोमाइसिटीज़ मेन डीकम्पोजर्स होते हैं। डीकम्पोजर्स यहाँ पे भी है, देखो एस्कोमाइसिटीज़ भी डीकम्पोजर्स होते हैं, बट जो मेन डीकम्पोजर्स होते हैं वो ड्यूटेरो होते हैं, ये थोड़ा कम होते हैं। ठीक है, डीकम्पोजर्स मतलब ऑर्गेनिक टू इनऑर्गेनिक बनाना। ठीक है, अब इसमें ब्रांच, ये 2 पॉइंट याद हो गए। देखो बेटा 3 पॉइंट अब आपको याद हो गए हैं। अब 4th पॉइंट पे आते हैं, फाउंड ऑन एक्वेटिक ऑन डिकेइंग वुड इन मॉइस्ट एंड डम्प प्लेस। ये ज़्यादातर एक्वेटिक मॉइस्ट एंड डम्प प्लेस पे ही पाए जाते हैं। ठीक है, और एस्कोमाइसिटीज सैप्रोफाइटिक होता है, डीकम्पोजर्स होता है। डीकम्पोजर्स ये भी होते हैं, लेकिन ये मेन होते हैं, ये ज़्यादा होते हैं, ये थोड़े कम होते हैं। एंड पैरासिटिक और कॉप्रोफाइलस। ठीक है बेटा, उसके बाद आता है बेसिडियोमाइसिटीज। ये क्या होता है, ये ऑन सॉइल, सॉइल में जैसे ये एक्वेटिक होते हैं, ये ऑन सॉइल वुड लेग्स, ट्री स्टम्प्स और एज पैरासाइट्स भी होते हैं। अब ड्यूटेरोमाइसिटीज डीकम्पोज एंड हेल्प इन मिनरल रिसाइकलिंग्स। ठीक है बेटा, जो ड्यूटेरोमाइसिटीज होता है ना ये मिनरल्स रिसाइकलिंग में भी हेल्प करता है। अब देखो 4 पॉइंट आपको याद हो गए। 5th पॉइंट, इसको हम कैसे याद करेंगे। देखो बेटा, अब इसके लिए पहले आप ये समझ लो, जो वेजिटेटिव मतलब इसका रिप्रोडक्शन होता है, अगर वेजिटेटिव होगा तो इसमें या तो फ्रेगमेंटेशन होगा, या तो फिजन होगा, या तो बर्डिंग होगी। ठीक है, 3 ही होंगे। और अगर एसेक्सुअल हुआ बाय स्पोर्ट्स, एसेक्सुअल में बाय स्पोर्ट्स होता है रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो अगर स्पोर्ट्स से होगा तो कोनेडिया होगा, स्पोरेंजियोस्पोर होगा, स्पोरेंजियोस्पोर होगा, जूस्पोर होगा। अब अगर सेक्सुअल हुआ तो ये ऊस्पोर, एस्कोस्पोर्स, बेसिडियोस्पोर्स होगा। अब बेटा आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा कि हम कौन सा मान लें, क्योंकि ये भी तो स्पोर्ट्स से ही हो रहा है, ये भी स्पोर्ट्स, ऊस्पोर्स, एस्कोस्पोर, बेसिडियोस्पोर्स, कन्फ्यूज़न हो रही है ना। तो देखो जो एंडोजीनस स्पोर होते हैं ना, अभी मैंने आपको बताया था कि एंडोजीनस और एक्सोजीनस स्पोर्स देखे जाते हैं। तो एंडोजीनस स्पोर होता है पूरी एनसीईआरटी में, आप कहीं भी देख लो। हाँ, ये मेरी बनाई हुई ट्रिक नहीं है, लेकिन आप कर सकते हो, पढ़ सकते हो। ट्रिक तो ट्रिक होती है, जरूर थोड़ी खुद ही बनाओ। देखो जो
जैसे देखो बेटा, एंडोजीनस स्पोर्स जो है ना, जो भी पूरी एनसीईआरटी में जो भी ए से स्टार्ट होगा या फिर जेड से जो भी स्पोर्स स्टार्ट होंगे वो एंडोजीनस स्पोर्स होंगे। जैसे कि एस्कोस्पोर्स, जूस्पोर्स, एप्लेनोस्पोर्स, जाइगोस्पोर्स, ये सारे क्या हुए, एंडोजीनस स्पोर। अब एक्सोजीनस, जो एंडोजीनस नहीं है वो एक्सोजीनस स्पोर है। इसमें बेसिडोस्पोर्स एंड कोनिडिया भी होता है। ठीक है बेटा, आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। अब देखो, अब जो फाइकोमाइसिटीज है इसमें देखो बेटा, वेजिटेटिव होगा। वेजिटेटिव देखो सब में कॉमन है, इसमें वेरी कॉमन है, क्योंकि इसमें जो मशरूम है ये बाय फ्रेगमेंटेशन, ज़्यादातर ये फ्रेगमेंटेशन से ही ऐसे ही रिप्रोड्यूस हो जाता है। जैसे कि इसके टुकड़े हमने कहीं भी डाले तो ये अपने आप ग्रो कर रहा है, इसमें फिर इसकी ज़रूरत नहीं होती है, तो ये वेरी कॉमन है। बाकी वेजिटेटिव इसमें कॉमन है सब में। अब एसेक्सुअल में ज़ूस्पोर्स है, ठीक है, ज़ूस्पोर्स है, ये मोटाइल होंगे। ए प्लेनोस्पोर्स नॉन मोटाइल होंगे। ठीक है, अब देखो ये ज़ूस्पोर्स है, ए प्लेनोस्पोर्स है। मैंने आपको बोला था जो ए से स्टार्ट होगा जेड से स्टार्ट होगा, एंडोजीनस स्पोर्स, तो आपको ऐसे याद हो जाएगा। अब देखो जो सेक्सुअल है, आइसो भी होगा, एनाइसो भी होगा, और oogamous गैमेट्स फ्यूज टू मेक ज़ाइगोस्पोर्स। ठीक है बेटा, अब आते हैं एस्कोमाइसिटीज। इसमें भी वेजिटेटिव कॉमन है। ए सेक्सुअल इसमें कोनिडिया होगा और कोनिडियोफोर्स होंगे। सेक्सुअल इसमें एस्कोस्पोर्स होंगे। ठीक है बेटा, एस्कोस्पोर्स होंगे। अब बेसिडियोस्पोर्स में आएंगे। वेजिटेटिव इसमें वेरी कॉमन होगी, क्योंकि हमने यहाँ पे मशरूम का वो लिया था, ये बाय फ्रेगमेंटेशन से ही रिप्रोड्यूस हो जा रहा था, अपने आप ही ग्रो हो जा रहे थे उसके टुकड़ों से ही। अब ए सेक्सुअल जो होगा इसमें स्पोर्स यूजुअली एब्सेंट होंगे, क्योंकि इसकी ज़रूरत ही नहीं होती है। मैंने आपको बोला ना, ये अपने आप ही फ्रेगमेंटेशन से ही रिप्रोड्यूस हो रहे हैं बार बार, तो इनको फिर इसकी ज़्यादातर ज़रूरत नहीं होती है, तो यहाँ पे ना स्पोर्स यूजुअली एब्सेंट होते हैं। बट सेक्सुअल में बेसिडियो स्पोर्स होता है। अब देखो बेटा, ये सेक्सुअल ऑर्गन्स तो यहाँ पे एब्सेंट होते हैं, यहाँ पे सेक्सुअल ऑर्गन एब्सेंट होते हैं, बट रिप्रोड्यूस अकर्स बाय फ्यूजन ऑफ टू सोमेटिक सेल्स। ठीक है, अब आते हैं ड्यूटेरोमाइसिटीज। इसमें भी वेजिटेटिव कॉमन होता है। ए सेक्सुअल में कोनिडिया होगा, सेक्सुअल में एब्सेंट होगा। फंगस इम्परफेक्ट होता है। क्यों एब्सेंट होगा? इसलिए एब्सेंट होगा क्योंकि जो ड्यूटेरोमाइसिटीज है ना, ये इम्परफेक्ट फंगस है। बेटा देखो, यहाँ पे जो ए सेक्सुअल स्पोर्स हैं, जो स्पोर्स हैं, ये एब्सेंट इसलिए होते हैं क्योंकि ये रिप्रोड्यूस फ्रेगमेंटेशन से ही इतनी आसानी से रिप्रोड्यूस हो रहे हैं, तो इनकी ज़्यादातर ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए एब्सेंट होते हैं। अब इसमें देखो, वेजिटेटिव तो कॉमन होता है, ए सेक्सुअल कोनिडिया से हो जाता है, बट सेक्सुअल जो होता है ये एब्सेंट होता है। क्यों एब्सेंट होता है? क्योंकि ड्यूटेरोमाइसिटीज इम्परफेक्ट फंगस है। इम्परफेक्ट फंगस क्यों है? ये ज़्यादातर रिप्रोड्यूस कोनिडिया से ही होता है। ठीक है, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है। तो आपको आई होप इतने तो याद हो जाएंगे। थोड़ा सा समझना पड़ेगा बेटा, आप अगर एक बार समझ नहीं आता ना, दो बार देख लेना तो आपको समझ आ जाएगा। अब देखो, इसके एग्जाम्पल हैं ये। देखो बेटा, अब इनके एग्जाम्पल याद कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने ट्रिक बना रखी है, आप देख लो। देखो, फाइकोमाइसिटीज की रैंप है ट्रिक। रैंप वॉक होता है ना, आपने देखा होगा। देखो, RAMP, ये तीन तो एग्जाम्पल हैं। ये P इसलिए, ये भी तो आपको लास्ट में पता चलना चाहिए ना ये एग्जाम्पल किसका है। जैसे कि यहाँ पे भी मैंने बना रखा है, R से राइजोपस ब्रेड माउथ्स, A से एल्ब्यूगो पैरासाइट्स, M से म्यूकर, P से फाइकोमाइसिटीज। मतलब ये तीन एग्जाम्पल फाइकोमाइसिटीज के हैं। R से राइजोपस ब्रेड माउथ्स, A से एल्ब्यूगो पैरासाइट्स, M से म्यूकर, और ये फाइकोमाइसिटीज का एग्जाम्पल है। बेटा मैं यहाँ पे एस्कोमाइसिटीज का एग्जाम्पल नहीं लिखा, मैंने ध्यान नहीं दिया शायद। एक आपको इतना समझ आ गया होगा ना, तो मैं इसको रफ कर देती हूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ इसका एग्जाम्पल। ये स्लाइड मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगी, टेलीग्राम लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, ठीक है बेटा, तो लिख लिए एग्जाम्पल, वो मैं भूल गई थी, थोड़ा सा नहीं लिख पाई थी, तो अब आपको समझ आ गया होगा ना। ये जो मैंने रफ किया है ना, ये आपको स्लाइड में ऐसे ही फ़ोटो क्लिक करके टेलीग्राम पे अपलोड करती हूँ, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बेटा देखो, कुछ स्टूडेंट्स को ये समझ नहीं आ रहा होगा, ये कॉप्रोफाइलस क्या होता है। बेटा इसका मतलब होता है जो गोबर में भी पाए जाते हो। गोबर में भी पाए जाते हैं तो इसका मतलब ये डिकम्पोजर्स होते हैं, बट ये कम होते हैं। ड्यूटेरोमाइसिटीज मेन डिकम्पोजर्स होते हैं। ठीक है, देखो अब इसकी ट्रिक है NACE, नाका। ए ये लास्ट में इसलिए है क्योंकि
एस्कोमाइसिटीज़, आपको ये पता चलना चाहिए ट्रिक किसकी है। जैसे यहाँ पे पी लास्ट में था फाइकोमाइसिटीज़ के लिए, ये 3 ट्रिक है फाइकोमाइसिटीज़ की, ये 3 है एस्कोमाइसिटीज़ की, ठीक है। आपको एग्जाम्पल याद करने के लिए ये भी तो पता होना चाहिए ना है किस चीज़ का, ऐसे ही थोड़ी याद कर लोगे। तो देखो नाका, एन से न्यूरोस्पोर्स, ये डोर्सोफिला ऑफ प्लांट्स, ठीक है, न्यूरोस्पोर्स ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट्स। अब ए से आता है एस्परजिलस, सी से आता है क्लेविसेप्स, मेक एलएसडी, ए से एस्कोमाइसिटीज। देखो फाइकोमाइसिटीज की ट्रिक थी रैम, आर से राइजोपस जो ब्रेड माउल्स होता है, ए से एल्ब्यूगो जो पैरासाइट होता है, एम से म्यूकर, ठीक है, और ये फाइकोमाइसिटीज की ट्रिक है। एन से न्यूरोस्पोर्स ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट्स, ए से एस्परजिलस, सी से क्लेविसेप्स, मेक एलएसडी, ए से एस्कोमाइसिटीज, ये एस्कोमाइसिटीज के एग्जाम्पल है। अब जो बेसिडियोमाइसिटीज है इसमें क्या होगा, इसमें ट्रिक है आज मैं उससे परेशान रहा। ये ट्रिक मैंने नहीं बनाई है बट आप याद कर लो, आपको इससे क्या मतलब है किसने बनाई है ना, किसी टीचर ने ही बनाई है। तो देखो बेटा, आज मैं उससे परेशान रहा, ये वाली जो ब्रैकेट में ये इस ब्रैकेट के लिए, बाकी ये इधर के लिए, ठीक है। आज मैं उससे परेशान रहा, आज एगेरिकस, मैं मशरूम, मैंने अभी आपको बताया, उससे अस्टिलागो स्मर्ट, परेशान रहा, ठीक है। आज मैं उससे परेशान रहा, आज एगेरिकस में मशरूम, उससे अस्टिलागो स्मर्ट, परेशान रहा पक्सीनिया रस्ट, ठीक है। अब डिटेरोमाइसिटीज़ है, इसका क्या है कैडेट, कैडेट आपने सुना है ना कैडेट। तो देखो बेटा, तो सी से कोलेक्टोट्राइकम, ए से अल्टरनेरिया, डी से डिटेरोमाइसिटीज, टी से ट्राइकोडर्मा। सी से कलेक्टोट्राइकम, ए से अल्टरनेरिया, डी से डिटेरोमाइसिटीज, टी से ट्राइकोडर्मा। बेटा आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है बेटा, आई होप भी बना रखी मैंने। तो अगर आपको समझ ना आए ना तो एक बार और लेक्चर चला लेना, ठीक है बेटा। अब आज का होमवर्क है, इसको कंप्लीट करने के बाद इसको लर्न करना है, एनसीईआरटी रीड करना और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, लर्न भी करना है, ठीक है बेटा। ये करके ही नेक्स्ट लेक्चर देखना। अब इसके बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है बेटा। वो बेसिक है, वो मुझे पहले कराना चाहिए था बट मैंने लाइन वाइज स्टार्ट किया, कोई बात नहीं। अब बेसिक अब मैं वो करा दूंगी। सेल कराने के बाद ये समझ आया कि आपको हो सकता है कि थोड़ी कन्फ्यूजन हो, तो इसलिए ना मैं बेसिक से एडवांस चलूँगी, ऐसे लाइन वाइज नहीं कराऊंगी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चैप्टर कराऊँ, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट लेक्चर जो है वो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ होगी, फिर सेल वो, ठीक है बेटा। ऐसे अब हम बेसिक से करेंगे। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया तो आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और होमवर्क करने के बाद कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें। एंड आपको लेक्चर समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, आप ये कमेंट में मुझे बताओ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो वो भी कमेंट में बताओ, जिससे कि मैं नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा से उसको अपग्रेड कर सकूँ। बेटा आप बताओगे, जब मुझे कुछ फीडबैक दोगे तभी तो समझ आएगा ना। आप फालतू का ज्ञान मत देना, क्योंकि कुछ भी ज्ञान देने लग जाता है। इससे अगर आपको सही में कुछ सच में लगता है ना तो आप बोल सकते हो, ठीक है बेटा। तो अब हमारा लेक्चर भी ख़त्म होता है, चैप्टर भी ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, सेल चैप्टर में, ठीक है बेटा। थैंक यू।